हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। क्या पढ़ना है भाई लोगों को बताओ। उसी लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने? जैसा चला क्वांटिटेटिव सुना था। एस्टिमेशन। ओके। अच्छा, पीओसी पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वांटिटेटिव हो गया था, क्वालिटेटिव हो गया था, थोड़ा बहुत कुछ सेक्शन बचा था तुम्हारे बैच में, है ना? प्योरिफिकेशन वन। हाँ। चलो पहले एक बार प्यूरिफिकेशन वाला पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपने को वो पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नहीं नहीं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर वो शुरू करते हैं। चलो भाई, तो देखो इसमें तो थियोरेटिकल है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे सुन लेना। और आपके पास एनसीईआरटी हो तो उसमें मार्क कर लेना। सिर्फ ही समझने का ही है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे इसमें, क्या आएंगे वो क्वेश्चन में बता दूंगा। तो देखो बच्चों, अब है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हमने एलिमेंट्स का एस्टिमेशन करना सीखा। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, उसमें से कैसे हम सेपरेट आउट करें, तो उसका 5 तरीके हैं अपने पास। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। जिसमें से सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन कौन से वाले तरीके हैं जो सॉलिड कंपाउंड्स के लिए सेपरेट यूज होते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन। और ये तीनों कंपाउंड यूज होते हैं जब लिक्विड और गैसियस फेज में होते हैं। तो अब जब सबसे पहले बात आती है सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन सुनते ही आप सबके दिमाग में वो एक्सपेरिमेंट आता होगा जो आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में करा हुआ है। सब्लिमेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेपर। इसमें गैस। तो ये अमोनियम क्लोराइड वाला एक्सपेरिमेंट आप सबने करा हुआ होगा। तो अब ये किस किस को सेपरेट आउट करने के काम आता है, तो ये एग्जांपल्स लिख लीजिए बस यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा। अमोनियम क्लोराइड आयोड, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, ड्राई आइस एंड नेपथलीन बॉल्स। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए सब्लिमेशन हम इजी सा प्रोसेस है, यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। तो बताओ क्रिस्टलाइजेशन क्या काम आएगा, कैसे यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन को? कोई बच्चा लॉजिकली बता सकता है, एग्जांपल दिमाग लगा के? बोलो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करोगे? अरे भाई, मान लो शक्कर और शक्कर थी, शक्कर में क्या चीज मिक्स हो गई? मान लो सैंड मिक्स हो गई, तो आप कैसे सेपरेट आउट करोगे शक्कर को, बताओ? पानी में घोल के। पानी में घोल के उसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उसको गर्म करके क्या कर देंगे? क्रिस्टलाइज आउट। क्रिस्टलाइज कर लेंगे शक्कर को वापस से हम लोग, वही क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। So there is one of the common technique for purification of solid organic compounds. It is based on difference in solubilities of the compound. तो यहाँ पर solubility का difference होता है and the impurities in the suitable solvent. सर तो वही हमेशा तरीके। फिल्टर करके क्रिस्टलाइज करेंगे क्या? तो ब्रो, सेपरेट कैसे करेगा? क्या लिखा है? impurities suitable solvent में, और solubilities की बात हो रही है, तो क्या मतलब समझा? हाँ एक समझा चीज, तो। एक चीज घुलेगी और एक चीज नहीं घुलेगी। हाँ ठीक है समझा। अब चाय पीनी है तो चाय छाननी पड़ेगी ना बेटा, हमेशा। वो वाली बात है, ठीक है। द फिल्ट्रेट contains impurities and the other compound as. So impurities which are part of color to the solution are removed by absorbing activated charcoal. तो ये तरीका बता रहे हैं कैसे और रिमूव कर सकते हैं।
Repeated crystallization becomes necessary for purification of compounds containing impurities. तो क्रिस्टलाइजेशन भी बार बार कर सकते हैं आप लोग, उससे impurities दूर होती है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्टिलेशन। तो भाई लोगों डिस्टिलेशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बताओ डिस्टिलेशन। कब काम आता है डिस्टिलेशन? एक सप्लीमेंट याद नहीं आ रहा सर। तो सर फिर बोल लिक्विड क्यों को रहा है? वेपर में कन्वर्ट करते, फिर वेपर को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। वो तो बेटा वो हो गया कि वो तो अपने को पता ही है कि लिक्विड है तो वो वेपर में कन्वर्ट होगी, ये थोड़ी तरीका हुआ। तो क्या ऐसे हर कोई लिक्विड के लिए लगा लोगे क्या आप इसको? ये चीज है इंपॉर्टेंट। वॉलेटाइल वॉलेटाइल लिक्विड्स। देखो किसके लिए होता है, इट इज यूज्ड, पहला पॉइंट, फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। मतलब वॉलेटाइल होगा मतलब क्या समझे, जैसे पेट्रोल डायरेक्ट लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। दूसरा, when the liquids having sufficient difference in their boiling points, जब बॉइलिंग पॉइंट्स में भी डिफरेंस होता है, इन दो केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, डिस्टिलेशन। अब सीधी सी कहानी है, एक है पानी, उसके अंदर है इथेनॉल। तो पानी इथेनॉल के मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करोगे बताओ? तो अपने को बताए पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, इथेनॉल का होता है उससे कम, शायद 70-80 के आसपास होता है। इस तरीके से हम उन दोनों को कर सकते हैं सेपरेट आउट। तो यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल बता रखा है डेटाबेस, उसको देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 334 और एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 457, ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम लोग कौन सी टेक्निक से इसको सेपरेट आउट करते हैं, डिस्टिलेशन। समझ आई बात? तो ये ऊपर का पॉइंट याद रखना, कौन से दो जगह डिस्टिलेशन काम आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ऑन बॉइलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये अपना फ्लास्क है जिसके अंदर अपने दोनों प्योर मतलब वो दो सब्सटेंसेस जिसको सेपरेट आउट करना है। तो नीचे से आग लगाना शुरू करा, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो बताओ कौन सा वाला उड़ के जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो पहले वो उड़ के ऊपर कंडेंस, ऊपर चल के वेपर बन जाएगा, फिर यहाँ कंडेंसर लगा होता है, उसको कंडेंस करके सेपरेट आउट कर लो। तो इस तरीके से लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ आ जाएगा, हायर वाला यहाँ रह जाएगा। कहानी समझ आई? हाँ सर। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो भाई लोगों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है, सेम डिस्टिलेशन ही है, बस उसमें अब हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स यूज करते हैं। एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को इसका यूज बताऊं एग्जैक्टली तो वो कहाँ होता है, तो पहला इसकी कंडीशन क्या है, पहले तो वो सुनो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज नॉट मच डिफरेंट, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 या उससे कम होता है तो बच्चों क्या यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और 30 से ज्यादा में क्या यूज होता है, नॉर्मल डिस्टिलेशन। तो पहला समझ आया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ सर। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ ज्यादा यूज होता है, इस एग्जांपल से आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। देखो ये दिख रहा है सभी को? हाँ सर। तो देखो कैसे क्रूड ऑयल आ रहा है इधर से लेफ्ट साइड से। अब क्रूड ऑयल से ही सारे ऑयल सेपरेट आउट होते हैं। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग, क्या हो गया ये,
देखो सबका टेम्परेचर एक है 350, 300, 260। तो आप समझ रहे हो एक क्रूड ऑयल से एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कैसे ये लोग अलग अलग तरीके का फ्यूल एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो सारा खेल अब समझ आया फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या है। एक्चुअली ये अपने को डिफरेंट रेंज प्रोवाइड कर देता है, उसमें अपनी हेल्प करता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसका फंडा क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो देखो यहाँ पर दिखेगा आप लोगों को क्या दिख रहा है। अगेन वही दो लिक्विड्स है, एक का बॉइलिंग पॉइंट लो, एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई। भाई साहब आपने हीट करना शुरू करा, आग लगाई, तो क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जाके यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। अब ऐसा नहीं होता कि सारा ही लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जाके डिपॉजिट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि लोअर वाला वापस से क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए यहीं पे। हो सकता है ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी और ठंडा हो जाए, वापस नीचे आ जाए। बट क्या है बच्चों यहाँ पर खास बात, कि जैसे ये नीचे आ रहा होगा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट। तो जैसे ही नीचे आ रहा होगा वैसे ही वापस से यहाँ क्या हो रहा होगा, मॉलिक्यूल्स तो ऊपर जा ही रहे होंगे ना, क्योंकि आग तो कंटिन्यूस लग रही है। तो जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाला तो ऊपर जा ही रहा होगा। तो क्या होता है, ये डिसेंडिंग वाला असेंडिंग वाले से हीट ले लेता है रास्ते में ही, वापस हीट लेके कहाँ क्या हो जाता है, ये ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे करते 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 यहाँ पर अपने पास जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, उसका अमाउंट इकट्ठा हो जाता है वेपर फॉर्म में। फिर अगेन वही चीज करते हैं, यहाँ से उसको कंडेंस करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का फंडा समझ आया कि ये अपनी हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे सेपरेट आउट करने में। तो इन दिस टेक्निक vapors of liquid mixtures are passed through fractionating column before condensation। ठीक है, अब जो बातें मैं बोल रहा था असेंडिंग डिसेंडिंग, वो सब यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ोगे एक बार रीड करोगे तो सब समझ आ जाएगा। सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, आपका मोबाइल हो रहा है, इज कॉल्ड थियोरेटिकल प्लेट। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थियोरेटिकल प्लेट। Commercially, columns with 100 of the plates are available। 100 प्लेट्स 100 फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाला अपन यूज करते हैं। तो देखो इसका मेजर यूज कहाँ पर है, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वहीं पे काम आता है ये मेजर यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। क्या समझे इससे आप लोग, बोलो। तो बताओ मैगी जल्दी कहाँ पर बनती है, धरती पर या पहाड़ों पर, धरती पर। बोलो भाई। अपने यहाँ पर जल्दी बनती है, क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि राइस जल्दी बॉईल हो जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पर, ऐसा ही सुना था। अच्छा, हाँ सर। हायर क्यों, अल्टीट्यूड। हाँ, प्रेशर कम होता है तो जल्दी से बॉयल हो जाता है खाना। बहुत बढ़िया, तो वही है भाई ये। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स व्हिच हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अब भाई साहब जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई है कि हम अचीव ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर प्रेशर को लो कर देते हैं, समझे या नहीं। हाँ सर। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं बता रखा है, वही कहानी। दिख रहा है मिक्सचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था, तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर, मैनोमीटर यूज कर लिया। तो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू क्या करने के लिए, प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आती है। ठीक है, तो नाम से समझ जाना, अगर ऐसा नाम आए तो समझ जाना रेड्यूस प्रेशर मतलब प्रेशर रिड्यूस करके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर रहे हैं। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट फ्लाई इन सोप इंडस्ट्री, यहाँ पर इसका काम होता है। हाँ जी सर, मैं अभी क्लास में था तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। अब नेक्स्ट है
क्लियर, सबको समझ आ गया डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर? तो वहां पर शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख लो, प्रेशर कम करके बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना। चलिए नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या समझे इससे? So this technique is applied to separate substances which are steam volatile and are immiscible with water. जो वाटर में तो इमिसिबल है, पर किसके साथ वॉलेटाइल हो जाते हैं क्या मिलते ही? स्टीम। So the mixture of steam and the volatile organic component is condensed and collected. अब देखो इसका सेटअप कैसा है, ये रहा। देखो अपन ने यहाँ पर दो कंपाउंड्स लिए जिनका मिक्सचर था ए और बी। अब अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टीम पास कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो स्टीम के साथ वॉलेटाइल हो जाता है तुरंत। तो अब वो क्या होगा, यहाँ से जैसे स्टीम आई इसके साथ मिक्स होके यहाँ सेपरेट आउट हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा फोर्स होगा बच्चों, ऐसा कौन सा बॉन्ड होगा जो उसको वॉलेटाइल मतलब स्टीम के साथ लेके जा रहा है, बताओ। ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है जिससे वो इसके साथ स्टीम के साथ वॉलेटाइल होके निकल रहा है, मतलब सेपरेट होके निकल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत बढ़िया, दिख गया आपको। तो देखो यहाँ पर लिखा है एनिलीन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। तो ये टेक्निक यूज होती है। Thus, if one of the substance in the water in the mixture is water and the other is water insoluble substance, then the mixture will boil close to but below 373. A mixture of water and the substance is obtained which can be separated by using separated funnel. तो ये बाद का बता रहा है, यहाँ के बाद क्या हो। तो सभी को सारा समझ आया, स्टीम डिस्टिलेशन क्लियर है? तो नाम का ध्यान रखना है, जैसा नाम वैसा काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है भाई लोगों, तो ये देसी तरीका है, अपने घरों में भी अपन यूज करते हैं। क्या करते हैं बोलो? तो देखो यहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर, मतलब ये ब्लू वाली जो लेयर है, एक्वस मीन्स पानी, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया, पानी में सॉल्युबल हो गया बच्चों। अब क्या करा हमने, ऊपर से एक सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। तो थोड़े समय बाद क्या होगा, जो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे ये किस में सॉल्युबल हो जाएंगे, बोलो? सॉल्वेंट की लेयर में। तो नीचे से सब कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था इन दिस सॉल्वेंट लेयर। नीचे पानी बच जाएगा, पानी को निकाल लो, ये लेयर आते ही बंद कर दो, सेपरेट आउट कर लो। सिस्टम समझ आया? हाँ तो ये क्या फंडा पे बेस्ड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज more soluble in solvent other solvent than water। बात समझ आ गई डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है? So when an organic compound is present in an aqueous medium, it is separated by shaking with an organic solvent in which it is more soluble than water। Clear? चलिए इसका कोई एग्जांपल नहीं है अपने पास, हाँ एग्जांपल है ये रहा, इथेनॉल और वाटर। किसकी लेयर डालते हैं ऊपर से, बेंजीन की। तो इस तरीके से इथेनॉल बेंजीन के साथ चिपक के सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो सभी लोग।
सर आप ये पीडीएफ ग्रुप पे भेजोगे राइट? हाँ राइट। यस। चलो अब नेक्स्ट लास्ट बचती है बच्चों क्रोमेटोग्राफी। क्रोम मीन्स कलर, आप सभी को पता होगा क्रोम मीन्स कलर होता है। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट हुई बच्चों? तो in Greek it means chroma, since the method was first used for separation of colored substances found in plants. तो बेसिकली प्लांट्स के पिगमेंट्स को, कलर्ड पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, देखने के लिए ये टेक्निक यूज होती है। अब क्रोमेटोग्राफी इज ए इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर एक्सटेंसिवली सेपरेशन, वो सब छोड़ो, कोई काम करनी है। अब मैं आ जाता हूँ आपको समझाने की बात पे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या फंडा होता है। आप लोग बचपन में स्लाइड्स पे सब लोगों ने खेला होगा, पार्क वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में। क्या होता है, जो अपनी स्लाइड होती है वो हमेशा स्टेशनरी होती है, हाँ या ना? आप लोग ही क्या होते थे बचपन में? मूवेबल। अब ऐसा थोड़ी कि स्लाइड को उठा के तुम घर ले आते थे, फिर स्लाइड, तुम खड़े हो स्लाइड तैर रही है, नहीं। तो क्या सिस्टम है, क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक स्टेशनरी रहता है, एक मूवेबल रहेगा, ठीक है? तो उसको बोल दिया मूविंग फेज इज नोन एज मोबाइल फेज, और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। Based on the principle involved, chromatography is classified into two category बच्चों, adsorption chromatography and partition chromatography। adsorption नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ चीज एड्सॉर्ब हो रही है। जैसे मान लो आप लोगों के पास एक मिक्सचर है बच्चों, जिसमें लोहा भी है और मिट्टी भी है, बहुत छोटा छोटा सा लोहा है, बॉल से आयरन की मिट्टी में। बताओ कैसे सेपरेट आउट करोगे? बोलो। अरे भाई क्लास चालू है। तो मैग्नेट। मैग्नेट से करोगे, मैग्नेट पे वो लोहा एड्सॉर्ब हो जाएगा, हाँ या ना? तो आपने किसकी मदद ली यहाँ पर सेपरेट करने के लिए? मैग्नेट की। अब देखो कैसे यूज करते हैं उसको। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? एड्सॉर्बेंट्स लेते हैं, लेट सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। एल्यूमिना और सिलिका जेल को अब दो कैटेगरी से हम लोग बच्चों क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर। एड्सॉर्प्शन के दो टाइप है, कॉलम एंड थिन लेयर। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, डायरेक्ट मैं आपको समझाने पे आता हूँ। यहाँ पर अपन ने क्या करा, ये सिलिका जेल भर दी एज एड्सॉर्बेंट, ऊपर अपन ने मिक्सचर ऐड कर दिया और ऊपर से सॉल्वेंट डाल दिया। अब समय के साथ क्या होगा बच्चों, ये वाली सरफेस पे ए बी सी स्लाइड करेंगे समय के साथ। तो क्या होगा, जिसका जितना कम एड्सॉर्प्शन पावर होगी, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ, जिसकी एड्सॉर्प्शन पावर कम होगी वो नीचे मिलेगा या ऊपर? क्या कहते हैं आप नीचे। लोग, बताइए। नीचे। 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 तो कहानी क्या समझ आई कि सिलिकॉन जेल की सहायता लेके ये धीरे धीरे इस पे रसकते जा रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं रसकना, खिसकना, ठीक है? तो बेसिकली कैसा मूवमेंट हो रहा है, अप टू डाउन। तो देखो समय के साथ क्या होगा, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे तीन लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाएगा। और फिर वहां से हम लोग ये नीचे से ये ओपन करके नॉब को ए बी सी तीनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। तो बोलो सभी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझ आया?
किसी को कोई डाउट इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में? तो देखो यहाँ पर लिख रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। एन अप्रोप्रिएट एल्यूएंट, एल्यूएंट मतलब वही मूविंग फेस वाला, which is a liquid or mixture of liquids is allowed to flow down in the column slowly. Depending upon the degree to which compounds are adsorbed, complete separation takes place. Most readily adsorbed substance are retained near the top. जिसका adsorption ज्यादा होगा वो ऊपर चिपका रहेगा, और जिसका कम होता है वो नीचे रसकता हुआ आ जाता है. So this is all about column chromatography. अब नेक्स्ट है बच्चों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक रूप है, जहां पर मूवमेंट था अप टू डाउन, अब यहां मूवमेंट कैसा हो जाएगा, बॉटम टू अप, डाउन टू अप हो जाएगा. ठीक है, यहाँ भी सेम सिस्टम है बच्चों पीछे जैसा ही, बस यहाँ क्या करते हैं हम, एक जैसे माइक्रोस्कोप के लिए आप लोग ग्लास प्लेट लेते थे ना माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, तो वैसे ही एक ग्लास प्लेट ले लेते हैं जिसपे हम लोग सिलिका जेल लगा देते हैं. इस बार इस प्लेट को लेके इस पे थिन लेयर लगा दी सिलिका जेल की. जिस पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करना है वहां पर उसकी डॉट बना दी और उसको एक सॉल्वेंट में डाल दिया, सुटेबल सॉल्वेंट. तो बताओ समय के साथ क्या होगा. जैसे अगर आप लोग एक ग्लास पानी का लेते हैं और उसमें कागज डाल दो, हल्का सा एक टिप टच कर दो, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद पूरे कागज में पानी एब्जॉर्ब होके गीला हो जाएगा, होता है. हाँ सर। सेम थिंग इज अप्लाइड हेयर. वैसे ही समय के साथ क्या होगा बच्चों, ये सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होने लगेगा. एब्जॉर्ब होता होता क्या करेगा, जब इस पिगमेंट के साथ पास आएगा तो इस पिगमेंट्स के कलर को सेपरेट आउट करने लगेगा, और एक पर्टिकुलर लेवल तक जाके ये अपनी जो ग्लास प्लेट है ये गीली हो जाएगी. कैसे होगी, तो देखो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको. ये वाला एग्जांपल देखो पहले, इस पे अपन बाद में आते हैं, इससे आपको समझ आएगा. तो सभी को समझ आया. देखो नीचे से 2 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं बेस लाइन. सारा खेल है बेस लाइन से, ये ध्यान रखना. तो बेस लाइन से अपन ने पिगमेंट लगा दिया, अब इसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया, तो बताओ क्या हुआ. विद द टाइम फेज इस ब्लैक कलर का पहला कौन सा कंपोनेंट सेपरेट आउट हुआ, रेड कलर. तो बताओ रेड कलर कितने डिस्टेंस से मिला आप लोगों को, 4 सेंटीमीटर. फिर और एड्सॉर्प्शन हुआ नीचे से सॉल्वेंट का, तो ब्लू कलर का पिगमेंट मिला. तो बेस लाइन से कितने डिस्टेंस से मिला बच्चों, 10 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर. और सॉल्वेंट कहां तक फ्लो हुआ, 10 सेंटीमीटर. वो जो सॉल्वेंट था वो 10 सेंटीमीटर तक हुआ. इतनी बात सभी को समझ आई. तो यहाँ पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत फर्जी से न्यूमेरिकल बनते हैं. तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए न्यूमेरिकल क्या आता है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर. तो बताओ रेड कलर डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, उसको एक्स बोल दिया, और सॉल्वेंट जितना मूव करा उसको क्या बोल दिया, वाई. तो बताओ रेड कलर कितने डिस्टेंस मूव करा था, रेड कलर 4। 4. और सॉल्वेंट कितना करा था, याद है किसी को, 10। 10. तो बताओ इसका रिटार्डेशन कितना आ गया, रिटार्डेशन फैक्टर रेड कलर का, 0.4। बहुत बढ़िया. ऐसे ही ब्लैक ब्लू कलर का कितना हो जाएगा, ब्लू कलर का बताओ, 8/10 दैट इज 0.8. तो इस तरीके से आप लोग रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लोगे ब्लू और रेड कलर का. बोलो. तो सभी को थिन प्लेट क्रोमेटोग्राफी भी समझ आ गया और रिटार्डेशन फैक्टर भी समझ आ गया. कोई डाउट यहां तक तो पूछो. अब और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसके, तो लास्ट लाइन एक बार अपन देख लेते हैं. अनदर डिटेक्शन टेक्निक इज टू प्लेस द प्लेट इन द कवर्ड जार. containing a few crystals of iodine.
अब क्या होगा बच्चों, आयोडीन के वेपर बनते हैं, आप सबको पता होगा, है ना। तो द स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड्स विच एड्सॉर्ब आयोडीन, समझ गए आप लोग कहानी। जैसे एक रूम में बहुत सारे मच्छर को छोड़ दो और अपन बैठ जाते हैं, तो क्या होगा, सारे मत- मच्छर अपने से चिपक जाएंगे, हाँ या ना, और अपने ऊपर वो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। तो ये वही कह रहा है, spots of the compound which absorb iodine will show up as brown spots। तो अपने को उस प्लेट पे कैसे स्पॉट दिखने लगेंगे बच्चों, ब्राउन स्पॉट। नेक्स्ट, sometimes an appropriate reagent may also be sprayed on the plate। एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल सारे याद रखना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है ये, amino acid may be detected by spraying the plate with ninhydrin solution। तो अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए निनहाइड्रिन सॉल्यूशन स्प्रे कर देते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है और रिटार्डेशन फैक्टर आता है। क्लियर। अब लास्ट है बच्चों पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो देखो ये तो पूरा पागल बनाने का तरीके है, निंजा टेक्निक है, सारा का सारा यही काम कर रहे हैं जो थिन लेयर में करा। बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ एक प्लेट ली थी बच्चों और यहाँ पर क्या लिया, एक पेपर ले लिया भाई साहब उन्होंने, इतना तूफानी काम कर दिया, क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है वो ले लिया। तो बताओ समय के साथ क्या होगा, वही होगा, ये पेपर भी सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके पिगमेंट्स को अलग कर देगा। तो देख लो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि बेस लाइन ये थी, वो स्पॉट यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से, पेपर क्रोमेटोग्राफी से इस तरीके से, ये सॉरी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से पार्ट मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करके पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो बस इतना सा डिफरेंस है, अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर spotted as the baseline is mixture suspended in suitable salt। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्लियर है, क्रोमेटोग्राफी सभी को समझ आ गया, तीनों चीजें क्या होती है। मेनली तो पहले तो शॉर्ट नोट्स आते हैं, ये भी क्लास 11th का चैप्टर है, तो हो सकता है आपके अभी स्कूल्स में आ जाए, स्कूल के एग्जाम में आया हो किसी के। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसके बाद तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस था भाई लोगों, वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। तो सभी को कहानी समझ आ गई सारी की सारी, कैसे होती है क्रोमेटोग्राफी। हाँ